आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग 6 अगस्त की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। 6 अगस्त की न्यूज़ में हमारे पास 6 न्यूज़ आई हैं और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को उनके लिए बता देता हूँ। प्रीलिम स्पेसिफिक सेक्शन मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सारी की सारी सीरीज़ बनाऊँगा एक फैक्ट और प्रीलिम्स की। जनवरी 2020 का पूरा मंथ और उसके बाद मंथली कंपाइलेशन में से सिमिलरली ही मैं जो विजन की मंथली कंपाइलेशन होती है उसके लास्ट में शॉर्ट न्यूज़ आती है, उनको भी इसी तरीके से कंपाइल करके उनकी वीडियोस बनाऊंगा। और रही बात मंथली कंपाइलेशन इनसाइट की, तो पहले मैं उन वीडियोस को कंपाइल कर दिया करता था, लेकिन अब से वो नहीं करेंगे। जो डेली न्यूज़ की कंपाइलेशन रहेगी वही प्लेलिस्ट आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो डेली न्यूज़ आती है उसी को इनसाइट की टीम जो होती है वो उन लोगों को पिकअप करके उनको बस सीक्वेंस चेंज कर देते हैं जीएस के पेपर वाइज। तो आप प्लेलिस्ट के जो सीक्वेंस है उसमें भी देख सकते हो, कंटेंट वही रहेगा, हर एक चीज़ वही रहती है। मैं भी उन वीडियो को ही पिकअप करके बस उनको सीक्वेंस चेंज करता हूँ, तो मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप लोगों को भी टाइम से सारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगी। तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। 6 अगस्त को स्टार्ट करने से पहले एक बार 5 अगस्त को रिवाइज़ कर लेते हैं टॉपिक्स। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि नाइट मोड में वीडियो बनाओ। मैंने नाइट मोड वीडियो रिकॉर्ड करके देखी थी, उसका इतना अपीलिंग इंटरफेस नहीं आया था। तो ये जो मोड है ना, ये बेटर मोड है आप लोगों के लिए, ठीक है। 5 अगस्त के टॉपिक्स एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जो राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है अयोध्या के अंदर, उस मंदिर का जो आर्किटेक्चर होगा वो नागर स्टाइल का बन के आएगा। नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर क्या होता है? ये वाला स्टाइल जनरली नदर्न इंडिया में फॉलो किया जाता है। सदर्न इंडिया के अंदर हम लोग जो स्टाइल फॉलो करते हैं वो होता है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नदर्न के अंदर जो हमारा गर्भगृह होता है उसके नीचे ही हम लोग अपने आइडियल को प्लेस करते हैं। हमारे उस तरह के 3 मंडप होते हैं, प्लस में हम लोग एक जो एलिवेटेड एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं जगती, और जो शिखर होता है, शिखर के नीचे गर्भगृह होता है, गर्भगृह के अंदर हम लोग अपने डीटी की आइडल वगैरह को प्लेस करते हैं। द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर गोपुरम होता है टेम्पल के बिल्कुल आगे की तरफ, और जो मंडप होते हैं वो एक ऊपर एक टोम्ब की शेप में ना होकर एक प्लेन एरिया के शेप में होते हैं। वहाँ पर भी शिखर भी होता है, वहाँ पर गर्भगृह भी सेम होता है। ये वो डिज़ाइन है जो अयोध्या में बनने वाला जो नया राम मंदिर है उसका जो मॉडल है उसको इस तरीके से कुछ राम मंदिर को बनाया जाएगा। फिर हमारे पास था हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जो उसका नाम अभी चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, उसी की एक एजेंसी है। इसका काम होता है फंडिंग प्रोवाइड करना जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। और इसके अंदर जो फंडिंग होती है HEFA की, उसमें 90% जो है वो HEFA देता है, और जो 9.09% जो होता है वो कैनरा बैंक देता है। ये रजिस्टर्ड है हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर, एक यूनियन गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ऑलराइट, काम कैसे करती है कि इसका काम होता है कि फ़ंड जो होता है लार्जर बास्केट का इंस्टीट्यूशंस का, उसको अगर हम करें कि जो पहले जो ग्रांट्स की अप्रोच थी उससे बेटर अप्रोच ये वाली है। यहाँ पर फंडिंग भी ज़्यादा मिल पाती है, प्लस में टॉप क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए टाइम बहुत कम लगाते हैं ये लोग, ठीक है ना। जो भी हमारा पोटेंशियल होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, इसका टाइम फ्रेम पहले से ज़्यादा है। हम लोगों ने साथ में बात की थी रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स इन एजुकेशन, राइस के बारे में। HEFA का जो स्कोप है वो राइस के अंदर ग्रेटली एक्सपेंड हुआ है। आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल्स को बनाने की डिमांड की गई थी, 14 अगस्त तक डिक्लेयर करने वाले थे, लेकिन वहाँ के कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। 3 कैपिटल बनाने का उनका पॉइंट क्या था? अमरावती को वो लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाना चाहते थे, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव और कुरनूल को जुडिशियल। उनका ये कहना था कि एक कैपिटल बना देने से एक एरिया ज़्यादा डेवलप हो जाता है, 3 कैपिटल बनाने से एटलीस्ट 3 रीजन्स होंगे जो डेवलप हो जाएंगे और उनके आसपास के एरिया होंगे जो ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। लेकिन इसमें कंसर्न क्या होता है? सबसे जो बड़ा मेजर कंसर्न होता है कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक्स का फेयर, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है, चीज़ों को शिफ्ट करना, लोगों को, किसी को मिनिस्ट्री में, किसी को सेक्रेटेरिएट में काम है, किसी को कोर्ट में काम है, यहाँ से वहाँ जाने में परेशानी बहुत हो रही होती है। डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो विशाखापट्टनम जो है वो कुरनूल जो जुडिशियल कैपिटल होगा उससे 700 किलोमीटर की दूरी पे है, और अमरावती से 400 किलोमीटर की दूरी पे। तो डिस्टेंस को कवर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। कुछ और इंडियन स्टेट्स भी है जहाँ पर मल्टीपल कैपिटल होती हैं। महाराष्ट्र के पास 2 कैपिटल हैं, मुंबई और नागपुर। विंटर सेशंस वगैरह को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। सेम चीज़ हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है। शिमला और धर्मशाला हैं, वही विंटर और समर को ध्यान में रखते हुए। जो पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट हुआ करता था उसमें भी श्रीनगर और जम्मू 2 कैपिटल हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी ब्रीफ ऑन द पैंडमिक्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। फिलहाल जो कोविड-19 का पैंडमिक आया है इसके कारण एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, कितने लर्नर्स है वो ड्रॉप आउट हुए हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ है, इंक्रीजिंग कितना फाइनेंशियल गैप आया है, ये सारा का सारा इस रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा था।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है कि जो H1B वीज़ा वाले थे उनको फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, फेडरल एजेंसी जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट H1B वीज़ा वालों को नहीं देंगे। उनका सिंपल सा मोटिव ये है कि किस तरीके से वो जॉब्स हैं वो अमेरिकन्स के लिए सेव करके रखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा था कि जो पहले के जो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं उन सबको भी दोबारा से रिव्यू किया जाए। पहले भी इसके ऊपर बात की गई थी कि उन्होंने H1B वीज़ा कैंसिल किया था। बात ये की जा रही है कि 2020 के एंड तक उन्होंने ये कैंसिल कर दिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर नवंबर के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से जीत जाते हैं तो वो इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे H1 वीज़ा के सस्पेंशन को। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो पावर में आए इसलिए थे कि उन्होंने अपनी अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी थी उसको बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों के सामने कैंपेन किया था उसका, और लोगों ने उनको प्रेसिडेंट बनाया इसलिए क्योंकि वो अमेरिका को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी पुल आउट कर लिया था। यूनेस्को हो गया, और उसके बाद अभी एक आई थिंक ओपन स्काई ट्रीटी से भी पुल आउट करना था, एंड देन पेरिस क्लाइमेट चेंज भी हो गया। बहुत सारी ट्रीटी से जिससे उन्होंने जो UNHCR था, ह्यूमन राइट्स कमीशन UN का, वहाँ से भी पुल आउट कर लिया था। इंडिया के ऊपर इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया के अंदर कुछ 65,000 के आसपास नए एप्लीकेशंस अप्रूव होते हैं इसके, और 70% जो H1B वीज़ा जाता है वो इंडिया से ही जाता है। तो इंडिया के ऊपर इसका एक बहुत लार्ज इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं हमारे 6 अगस्त के न्यूज़ के बारे में। 6 टॉपिक्स हैं। पहला है पाकिस्तान ने एक नया मैप अनवील किया है। डेफेमेशन क्या होता है, ब्रूज रिजेक्ट रीसेटलमेंट साइट्स प्रपोज फॉर त्रिपुरा, फ्लोरोसिस क्या होता है, NGT ने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाए हैं ग्राउंड वाटर के कमर्शियल यूज़ के लिए, और जो लेबनान के अंदर जो एक एक्सप्लोजन हुआ था उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट क्या है और उसका एक्सप्लोजन का कॉज क्या था, ये सारे टॉपिक हम लोग देखेंगे। पाकिस्तान का जो नया मैप है ये टॉपिक हमारा कवर होता है GS पेपर 1 के अंदर, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। कंटेक्स्ट में क्या है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने रिसेंटली एक नया पॉलिटिकल मैप अनवील किया है जहाँ पर उन्होंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक और जूनागढ़ को इंक्लूड करके बताया। उन्होंने कहा कि ये जो सारा हिस्सा है पाकिस्तान का है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि इनका जो ये नया मैप है उनके लोगों की एस्पिरेशंस को दर्शाता है। एस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, एक होप, एक एम्बिशन टू अचीव समथिंग। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, उन्होंने ये एक सिग्नल दिया है। इंडिया ने इस बात का कैसे रिस्पॉन्ड दिया है, इंडिया ने डिसमिस कर दिया है इस मैप को, और इंडिया ने इसको बताया है एन एक्ट ऑफ अब्सर्डिटी, एक्सरसाइज इन अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी का मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी अनरीजनेबल, विच इज़ वेरी रिडिकुलस और वाइल्डली। प्लस उन्होंने अनटेनेबल क्लेम्स लगाए हैं। अब अनटेनेबल क्लेम्स का मतलब होता है कि ऐसा क्लेम जिसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे इंडियन टेरिटरीज़ के ऊपर, यानी कि उन्होंने बोल दिया है लेकिन बहुत सारी टेरिटरीज जो इंडिया के अंदर ही है, इंडिया उनको बहुत टाइम से चल रहा है, वेरीफाइड है, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, तो ऐसे क्लेम्स जिनको वो डिफेंड भी नहीं कर सकता है। इसके बाद जो ये रिडिकुलस असर्शंस हैं उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं है। इंडिया ने ये भी कहा है कि इस तरह के नए मैप का रिलीज़ होना पाकिस्तान की ऑब्सेशन जो है ना अपनी टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ को टू मेक समथिंग लार्जर और ग्रेटर, कि किस तरीके से वो अपनी टेरिटरी को लार्जर करने में ऑब्सेस्ड है, लार्ज करने के लिए ऑब्सेस्ड होकर बैठा हुआ है, वो चीज़ दिखाती है ये, दिस इज़ सपोर्टेड बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। प्लस में अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि इस मैप की रिलीज़ की टाइमिंग का क्या ध्यान में रखा गया है। इस मैप को उन्होंने ऐसे टाइम पर रिलीज़ किया है जब इंडिया एक एनिवर्सरी मना रहा था आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की। लास्ट ईयर 2019 में 5 अगस्त को इंडिया ने जो 370 आर्टिकल था जम्मू एंड कश्मीर का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था उनके पास स्पेशल, उसको रिपील कर दिया था। वहाँ से आर्टिकल 35A भी हम लोगों ने हटा दिया था। दिस मूव ऑल्सो अपीयर्स टू बी ए टिट for India's inclusion of Pakistan occupied Kashmir as part of Union Territory। इंडिया ने जो 2 नवंबर को लास्ट ईयर अपना जो नया मैप इंक्लूड किया था उसमें इंडिया ने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको अपना पार्ट बताया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का पार्ट था। तो कहीं ना कहीं उसको टिट फॉर टैट, उसको जैसे को तैसा करने के लिए पाकिस्तान ने एक ऐसा मैप अनवील किया है। हम लोग इन रीजन्स के बारे में देख लेते हैं। सर क्रीक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्रीक एक बार मैप में अगर आप देखते हो तो ये पाकिस्तान का रीजन है, ठीक है। ये सिंध वाला एरिया हो गया, ये इंडिया है, यहाँ पर कच्छ है, ये हमारा ये जो डॉटेड लाइन ना इस तरीके से ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। सर क्रीक ये जो एरिया ना ये एक वाटर लैंड, एक रिवर टाइप का एरिया है यहाँ पर। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया बोलता है कि ये देखो ये जो रेड डॉट है ना ये मिडल की लाइन है, इसको हम लोग बाउंड्री मानेंगे। क्यों इंडिया ने कहा कि इसको मिडल की बाउंड्री मानेंगे? इंडिया ने क्लेम किया है
कि जो थॉलवेग डॉक्ट्रिन है ना इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का, वो ये बताता है कि जहाँ पर भी रिवर बाउंड्री का डिस्प्यूट होगा ना, वहाँ पर दोनों स्टेट्स के बीच में, वहाँ पर जो मिडिल पाथ होगा ना रिवर का, उसको हम लोग बाउंड्री कंसिडर करके चला करेंगे। पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है? पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि इसका जो ईस्टर्न बाउंड्री है, यानी कि इंडिया की साइड जो बाउंड्री है ना, वो हमारा फाइनल बॉर्डर है। ये पाकिस्तान ने क्लेम किया है। तो ये एक 96 मीटर एक स्ट्रिप है वाटर का, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट बना हुआ है रन ऑफ कच्छ के मार्शलैंड्स के अंदर। मार्शलैंड होता है दलदल वाला एरिया, वो पूरा जो एरिया ना दलदल वाला है। ओरिजिनली इसका नाम बाण गंगा था। सर क्रीक इसका नाम पड़ा है जब ब्रिटिश के एक रिप्रेजेंटेटिव के पीछे, ठीक है। तो जो क्रीक है ये अरेबियन सी में ओपन होता है और ये कच्छ रीजन को डिवाइड करता है, गुजरात से लेकर जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसके बीच में। डिस्प्यूट क्या था मैंने आप लोगों को बता दिया है, कौन क्या डिमांड कर रहा है। जूनागढ़ भी एक एरिया है, जूनागढ़ के बारे में भी देख लेते हैं। जूनागढ़ जो है ये कोस्टल गुजरात के ऊपर है, ठीक है ना। ये काठियावाड़ रीजन का पार्ट है। जूनागढ़ ने इंडिया को ज्वाइन किया था 1947 के अंदर, ठीक है। फिर इसको बाद में फॉर्मलाइज़ किया गया था। वहाँ पर एक प्लेबिसाइट हुआ था 1948 में। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता था कि वहाँ पर एक डायरेक्ट वोट हुआ था सभी मेंबर्स का, जो कि इलेक्टोरेट के थे, और जो इंपॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप कर सकते थे क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर एक रेफरेंडम हुआ था, एक तरीके का डायरेक्ट रेफरेंडम वोटिंग हुई थी। वहाँ पर लोगों ने इसको स्वीकारा था कि इंडिया का पार्ट पड़ेंगे। ये चीज़ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं की थी और इसी चीज़ को ओवरटेक किया था पाकिस्तान ने इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर, जो अगले अक्टूबर 1947 के एंड तक चला था। मतलब 1947 अक्टूबर के एंड में स्टार्ट हुआ था और अगले 1 साल तक चला था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डिस्प्यूटेड रीजन्स क्या है इंडिया और उसके नेबर्स के बीच में, इनकी लोकेशंस क्या है, इंडिया का लैंड और मैरीटाइम बाउंड्री। खरई कैमल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो खरई कैमल जो होते हैं ना, खरई वर्ड मतलब खारा वर्ड से आया है, ठीक है। खारा मतलब सॉल्टी। इनकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है खरई कैमल्स की, ये सी वाटर में तैर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सलाइन प्लांट जो होते हैं ना, जो खारे पानी के जो प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं, और मैंग्रोव्स भी होते हैं। खरई वर्ड सॉल्टी जो गुजराती वर्ड है, ठीक है ना, इनको दरिया तरु भी बोलते हैं। दरिया तरु, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। दरिया तरु, मतलब तैरना, ठीक है, और दरिया मतलब नदी, नदी में तैरने वाला। इनकी डाइट भी बहुत यूनिक होती है। प्लस में ये जो कैमल्स होते हैं ना, ये आइलैंड्स के पास तक फूड की सर्च में तैर कर चले जाते हैं। रिवर्स जो ड्रेन करती हैं रन ऑफ कच्छ के अंदर, इनके मैं तो कहूँगा कि आप उनके नाम जान लो। मैं आपको ऐसे मैप दिखा दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार नाम सुन लो, याद होने चाहिए। जोजारी रिवर है, लूनी रिवर है, गुहिया है, बांदी है, सुकरी है, जवई है, खरी है, सागी है। ये नाम आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने पूछा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर वर्ल्ड के अंदर क्या है, तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो टॉप 2018 के अकॉर्डिंग अब तक के जो टॉप कैप्चर प्रोड्यूसर्स हैं, वहाँ पे चाइना टॉप पे आता है, सेकंड पे आता है इंडोनेशिया, थर्ड पे आएगा पेरू, और फोर्थ पे आता है हमारा इंडिया। तो आपको इंडिया और चाइना के हिसाब से पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यूएस की, इंडिया के बाद रशिया आता है, रशिया के बाद यूएस आता है, ठीक है। तो आपको चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस तो पता ही होना चाहिए। सेकंड पे इंडोनेशिया, थर्ड पे पेरू है। यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी और बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ में जो बाउंड्री पैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिया के क्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट हैं अपने नेबर्स के साथ में, तो एक बार देख लेते हैं। अब हमारे नेबर कौन से हैं जो बॉर्डर के साथ डिस्प्यूट रखेंगे। सबसे मेजर तो हमारे चाइना ही है और उसके बाद पाकिस्तान है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भी हल्का बहुत है, म्यांमार के साथ भी ऐसा सच कोई है नहीं, बल्कि बेसिकली बांग्लादेश के साथ था पहले, ठीक है। और म्यांमार के साथ तो ऐसा कोई डिस्प्यूट है नहीं। कुछ सेक्टर्स हैं जिनको अभी डीमार्केट करना बाकी रह गया है म्यांमार के साथ में, ठीक है। और जैसे कि बात करते हैं, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे ना बांग्लादेश जून 2015 में, तो एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का 1974 का, और जो उसके जो प्रोटोकॉल्स है 2011 के, उनको रेटिफाई किया गया था, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इस एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल का, इसने सारे के सारे आउटस्टैंडिंग जो भी हमारे लैंड बाउंड्री के इश्यूज़ थे दोनों इंडिया बांग्लादेश के, उनको सेटल कर दिया था। श्रीलंका के साथ अगर मैं बात करूँ, बताऊँ थोड़ा बहुत आपको, तो जो इंडिया और श्रीलंका की एक मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है। एक 30 किलोमीटर का वाइड शैलो सी है जिसको हम पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, बहुत बार सुना होगा, ये वाला कुछ एरिया है, इसको पार्क स्ट्रेट बोला जाता है। ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में आता है। बाई एंड लार्ज तो अभी तक पीस है वहाँ पर, कि जो इंडो श्रीलंका का जो बॉर्डर इशू है, कंसर्न है। कुछ टेंशन्स थे कि कौन इसको ओन करता है, ठीक है ना। पार्क स्टेट के अंदर एक आइलैंड है, कच्छा तीवुक आइलैंड करके है, उसको कौन करता है। प्लस ये बात ही हुई थी उसके बाद कि इंडिया को दे दिया गया था
मतलब इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था इसको। मैं कभी कभी आगे पीछे वर्ड में ऊपर नीचे मिस कर देता हूँ। इट वॉज गिवन बाय इंडिया टू श्रीलंका इन 1974। 1974 में इंडिया ने इसको श्रीलंका को दे दिया था। हमारे पास फिर नेपाल बच गया। ठीक है, अब नेपाल करेगा भी क्यों? नेपाल चाइना को प्रॉब्लम होती है हमसे, तो चाइना नेपाल को आगे कर देता है। फिर चाइना खुद भी तो है, ये हमारे साथ इशू लेके पाकिस्तान भी है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं म्यांमार वाला रीजन। कुछ यहाँ पे आपको कलर्स दिख रहे होंगे। रेड इज़ विद चाइना, दिस ऑरेंज थिंग इज़ विद पाकिस्तान, म्यांमार और फिर नेपाल। तो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। म्यांमार वाला कौन सा एरिया हमारा जा रहा है? ये जो आपको दिख रहा है काबा वैली का है। यहाँ पर कुछ डिमार्केशन करना अभी बाकी रह रहा है, अदरवाइज एज सच कोई इतना बड़ा इशू है नहीं हमारा यहाँ पर। नेपाल के साथ देखते हैं एक बार हम लोग ज़रा। नेपाल के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा काला पानी, 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको क्लेम करता है नेपाल, लेकिन एडमिनिस्टर कौन करता है? इंडिया। ठीक है, फिर है सुस्ता, ये एक 140 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसको कंट्रोल करता है नेपाल, लेकिन क्लेम करता है इंडिया। तो नेपाल के साथ हमारा ये दो ही इशू है। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो एक ये रीजन आप देखिए पहले, अरुणाचल प्रदेश वाला, इधर आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश का एरिया। इसको एडमिनिस्टर तो इंडिया ही कर रहा है, लेकिन चाइना ऐसा क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है ना, ये उनके सदर्न तिब्बत का पार्ट है। राइट, यहाँ पर कुछ 1140 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री है। ठीक है, जो कि बहुत कंटेंशियस है। कंटेंशियस मतलब यहाँ पर डिस्प्यूट है। भूटान की अगर हम बात करते हैं तो जो रीजन है ना बिटवीन सरभांग और गेलिंगफुग, ये जो बाउंड्री है ये मोरलेस एक डिटेल्ड और रिफाइंड है। ठीक है, जो कि 1973 और 1984 के पीरियड में इसको टॉक्स के बाद इंडिया और भूटान के बीच में रिफाइन कर दिया गया था, लेकिन ये भी एक तरीके का डिस्प्यूट कभी था। चाइना के साथ तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने आपको भी एक अरुणाचल प्रदेश का बताया था। ऊपर अगर हम देखते हैं तो अक्साई चीन हो गया, ये कुछ 35,000 का स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। एडमिनिस्टर करता है चाइना, पार्ट है उनके शिनजियांग ऑटोनोमस रीजन का। इंडिया करता है कि इंडिया इसको अपना एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख का पार्ट कंसिडर करता है। इंडिया ने मैप में इसको अपना बता रखा है। बेसिकली चाइना ने हथियार लिया था। फिर यहाँ पर हम लोग देखने के रेड डॉट आ रहा है, बाराहोती को कंट्रोल करता है इंडिया। ठीक है, चाइना इसको क्लेम कर रहा है। और फिर हमें डेमचोक है, चूमर है, ये लेह डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख के, इसको भी कंट्रोल करता है इंडिया। उसके बाद नेलांग है, पूलम सुमदा है, सांग, जादांग, लपतुल उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कौरिक है, शिपकिला है, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, किन्नौर में हिमाचल प्रदेश के। फिर डेपसांग प्लेन्स हैं, ये सारे के सारे एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सब के सब वो अक्साई चीन वाले रीजन्स हैं। साल तोरो रिज हो गया है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट हो गया है। जम्मू कश्मीर का हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान है। सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान क्लेम करता है। ऑलराइट, साल तोरो ब्रिज जो है इसको क्लेम करता है इंडिया, पार्ट है जम्मू कश्मीर का, लेकिन बाय पाकिस्तान ये जो है गिलगित बल्तिस्तान का पार्ट बनता है, पाकिस्तान का ऐसा कहना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं तो सर क्रीक हो गया, जो 96 मीटर की एक लॉन्ग मीटर की एक स्ट्रिप है। तो ये सारे रीजन्स हैं, ये हमेशा न्यूज़ में कभी ना कभी बने रहते हैं चाइना पाकिस्तान के साथ। तो ये आपको प्रॉपरली डिटेल्ड में पता होना चाहिए, हर एक की हिस्ट्री क्या है, हर एक की लेंथ वगैरह कितनी है, एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। फिर मैंने आप लोगों को बताया था रिवर्स जो कि रन ऑफ कच्छ के अंदर ड्रेन करती हैं। रन ऑफ कच्छ का जो एरिया ना वो मार्शी लैंड है, दलदल वाला सा एरिया है। तो ये कुछ रिवर्स हैं, आपको पता होना चाहिए इनके नाम, सागी, खारी, जवई, सुकरी, बांदी, गुइया, लूनी रिवर, जोजारी रिवर। अब ये सारे के सारे नाम यहाँ पे आ चुके हैं ना न्यूज़ में। अब ये देखना, ये पक्का कोई ना कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाएगा और लोग ढूंढते रह जाएंगे ये नाम कहाँ से आ गया रिवर का। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक्स आ जाते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। फिर हमारा एक क्वेश्चन का पार्ट था कि इंडिया के लैंड बाउंड्री और मैरी टाइम जो बॉर्डर्स हैं इंडिया के, उसके बारे में बात की जाए। अगर हम बात करते हैं लैंड बॉर्डर के बारे में तो बांग्लादेश के साथ हमारा 4000 समथिंग किलोमीटर का एरिया है। ये आपको मालूम पता है, ये ना बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज़ है। इनका अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल डिस्प्यूट में अगर कोई और भी टॉपिक आ गया ना, मान लो चाइना के साथ कोई टॉपिक आ गया, तो आप कह सकते हो कि इंडिया चाइना के साथ 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो ये पार्ट तो आपको रट जाना चाहिए। इसकी छोटी सी स्ट्रिप पेपर के ऊपर लिखो, इसको टेबल के सामने लगा दो, जब भी कोई इंटरनेशनल टॉपिक आए इसके ऊपर नज़र मार लो, अपने आप याद हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ जो एरिया है हमारा, उसको BSF कमांड करता है, वहाँ पर BSF सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर का एरिया, 700 किलोमीटर का एरिया है। वहाँ पर सशस्त्र सीमा बल, इसको SSB भी बोलते हैं। एक SSB दूसरा होता है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर इंटरव्यू वगैरह लेता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसका आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये वो नहीं है।
चाइना के साथ कुछ 3,500 किलोमीटर का एरिया है हमारा, वहाँ पर आईटीबीपी है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, एसएफएफ है। म्यांमार के साथ हमारा असम राइफल्स है, इंडियन आर्मी है। नेपाल के साथ भी सशस्त्र सीमा बल है और पाकिस्तान के साथ हमारा बीएसएफ है, लेकिन कश्मीर रीजन के अंदर हमारा इंडियन आर्मी है वहाँ पर ऊपर की तरफ। एरिया हमारा पाकिस्तान के साथ जो लैंड एरिया है वो 3,323 किलोमीटर का है। मैरीटाइम बॉर्डर की जब हम बात करते हैं तो यूएन क्लॉज के बारे में भी आती है बात, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन था लॉज ऑफ द सी, इसको हम लॉज ऑफ द सी भी बोलते हैं और इसी को हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं, वो होता है लॉज ऑफ द सी ट्रीटी। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। कन्वेंशन जो था ना ये 1982 में कंक्लूड हुआ था। ऑलराइट, इसकी जो लोकेशन थी वो जमाइका में थी और ये इफेक्टिव है 1994 से। प्लस में इसमें 168 पार्टीज़ ने 2016 तक इसको रेटिफाई कर दिया था। करता क्या है, ये टेरिटोरियल वाटर कितना होगा, कॉन्टिग्यूस जोन क्या होंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होंगे, उनके बारे में एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी है, इतना किलोमीटर आपका होगा। ठीक है ना। तो इंडिया के पास क्लेम है 12 नॉटिकल माइल का, ये हमारा टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन है। 200 नॉटिकल माइल का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और मोर देन 7,000 किलोमीटर का हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है, जिसको हम 7 नेशन के साथ शेयर करते हैं, जो कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव्स। फोर्स हमारी सारी की सारी यहाँ पर इंडियन नेवी है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यू मोरा आइलैंड है, इंदिरा पॉइंट है इंडोनेशिया के साथ, कोको आइलैंड, सर क्रीक, सिमिलन आइलैंड, काचेथेवू, मल्लिका कांडू, ये नाम अब आ चुके हैं। तो आपको इनकी लोकेशन मैप पे पता होनी चाहिए। अगर आपके सामने मैप है तो इनको पॉइंट आउट कर लो, ये आते रहते हैं न्यूज़ में रेगुलर बेसिस के ऊपर। फिर हमको बात करनी थी बॉम्बे के जो प्रेसिडेंसी लॉ वगैरह थे, रेजोल्यूशन क्या कुछ हुआ था। सर क्रीक आप लोगों ने देख लिया क्या था। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया। डिस्प्यूट क्या हुआ था, देखो डिस्प्यूट है कि हम लोगों ने इसकी मैरीटाइम बाउंड्री को इंटरप्रेट कैसे किया हुआ है कच्छ और सिंध के बीच में इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है ना, ये जो पूरा का पूरा रीजन था ना, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था, जो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। इंडिपेंडेंस के बाद जो सिंध था वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया और जो कच्छ था वो इंडिया में रह गया था। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि पूरा का पूरा जो क्रीक एरिया है ना वो उनका पार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1914 में, और ये साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बीच और जो राव महाराज थे कच्छ के, उनके बीच में। इसके पैराग्राफ 9-10 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान क्लेम करता है। प्लस में ये जो रेजोल्यूशन था इसने डिमार्केट किया था बाउंड्रीज 2 टेरिटरीज़ के बीच में, जिसमें जो क्रीक था ये सिंध का पार्ट चला गया था। ठीक है ना। प्लस में एक बाउंड्री जिसको क्रीक के ईस्टर्न पॉइंट के ऊपर सेटअप किया गया था, उसको ना बोलते हैं हम ग्रीन लाइन पॉपुलरली। लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि जो बाउंड्री है ना ये मिड चैनल में है, और जिसको डिपिक्ट किया गया था एक दूसरा मैप जो ड्रॉ किया गया था 1925 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, वहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे कुछ मिड चैनल पिलर्स 1924 में। इंडिया उनके बारे में बोलता है। इसी के साथ साथ इंडिया ये भी बोलता है कि जो थालवेग डॉक्ट्रिन है हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम का, वो ये बोलता है कि जहाँ पर भी रिवर बाउंड्रीज़ का डिस्प्यूट होगा वहाँ पे दोनों रिवर का जो मिड चैनल होगा ना उसको हम लोग बाउंड्री कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये था बॉम्बे जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था 1914 का। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ डेफमेशन। डेफमेशन क्या होता है? दिस टॉपिक इज़ कवर्ड अंडर जीएस पेपर 2। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। कंटेक्स्ट क्या है? दिल्ली की हाई कोर्ट ने दिल्ली की पुलिस को पूछा है और ज्यू न्यूज़ को पूछा है कि वो रिस्पॉन्ड करें। एक प्ली आई है उनके पास तृणमूल कांग्रेस के एमपी महुआ मोइत्रा के से, जिन्होंने चैलेंज किया था कि इनको समन किया गया है, उनको फ्रेम किया जा रहा है एक डेफेमेशन केस के अंदर। तो जी न्यूज़ को दिल्ली पुलिस को रिस्पॉन्ड करने को बोला है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ठीक है, इशू क्या था? ये केस है रिलेट करता है मिस मोइत्रा की जो 25 जून 2019 की स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने 7 साइंस ऑफ फेसिज्म के बारे में बोला था, और एक टीवी शो जो कि न्यूज़ चैनल रन करता है और उसके जो कुछ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हुए उसके बाद उसके ऊपर जी न्यूज़ ने एक डेफेमेशन कंप्लेंट उनके अगेंस्ट फाइल कर दी थी। ठीक है ना, कि किस तरीके से उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की है जी न्यूज़ को। डेफेमेशन होता क्या है? एक कम्युनिकेशन होता है, आप कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट किसी के बारे में बोलते हैं। डीफेम करना, फेम का मतलब क्या होता है? पॉपुलैरिटी। ठीक है, किसी को फेम मिल रहा है। डीफेम करने का मतलब होता है कि किसी की इंसल्ट कर देना पब्लिकली। ठीक है ना, आप किसी की रेपुटेशन को जब हार्म करते हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो गया, कोई बिजनेस हो गया, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, नेशन हो सकता है। इंडिया के अंदर जो डेफेमेशन होता है ना ये 2 तरह का हो सकता है, सिविल रॉन्ग के अकॉर्डिंग और क्रिमिनल ऑफेंस के अकॉर्डिंग। एक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, वो होता है कि किस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आपने उसको डिफेम किया। वो डिफाइन करता है कि सिविल ऑफेंस था, मतलब सिविल रॉन्ग था ये, या फिर क्रिमिनल ऑफेंस था। सिविल रॉन्ग के अंदर क्या होता है कि
tends to provide for a redressal of wrongs by awarding compensation and a criminal law seeks to punish। अगर वो सिविल रॉन्ग था तो उसकी जो सज़ा होती है वहाँ पर आप कंपेंसेशन देते हो, पैसा देते हो, ठीक है ना, कि भाई आपने इसको, जैसे मान लो कोई क्लेम था, एक इंसान है एक्स है, उसने वाई को डिफेम कर दिया और ये सिविल रॉन्ग था, तो एक्स को वाई को फिर अगर सेटलमेंट हो जाएगा जब उसको एक्स को वाई को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वाई ने उसके अगेंस्ट एक डिफेमेशन का केस कर दिया था, ये सिविल रॉन्ग है। लेकिन अगर यहाँ पर क्रिमिनल हो जाएगा तो क्रिमिनल के केस में सिर्फ पैसे देने से बात नहीं बनेगी, तो वो कोर्ट डिसाइड करता है प्रोसीडिंग्स के बाद, उसमें पनिशमेंट भी दी जा सकती है, ठीक है, जेल भी हो सकती है उसके अंदर। और सिविल रॉन्ग के अंदर जेल नहीं होती, सिर्फ पैसा देकर मामले को सुलझा दिया जाता है। इसके लीगल प्रोविज़न क्या होते हैं? क्रिमिनल डेफेमेशन जो है ना, इसको स्पेसिफिकली डिफ़ाइन किया गया कि एक ऑफेंस है, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 499 हमारे इंडियन पिनल कोड का। सिविल डेफेमेशन जो है ये टॉर्ट लॉ का पार्ट है। टॉर्ट लॉ क्या होता है? एक एरिया ऑफ लॉ होता है जो स्टैच्यूट्स के ऊपर रिलाई नहीं करता किसी भी रॉन्ग को डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन जो भी हमारे केस के लॉज वगैरह हो सकते हैं ना, जो किसी भी रॉन्ग डूइंग को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वहाँ से अपना टेक अवे लेता है, वहाँ से उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेता है। सेक्शन 499 स्टेट करता है कि जो डेफेमेशन है वो गलत शब्दों से हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी आप रीड कर सकते हो किसी के बारे में गलत चीज़, आप कुछ साइंस के तहत कर सकते हो, आप किसी के बारे में गलत लिख सकते हो, कुछ गलत विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ये सेक्शन 499 में बताया हुआ है। प्लस सेक्शन 499 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके रिगार्डिंग। एक्सेप्शंस क्या हैं? उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी ऐसा डेफेमेशन करते हो जो ट्रुथ को इम्प्यूट करता है, यानी कि ट्रुथ के ऊपर कोई एलिगेशन होती है ना, सच्ची बात कोई होती है कि अगर, और उससे कुछ सच निकल के आ सकता है, उसको डेफेमेशन की कैटेगरी में नहीं पुट किया जाएगा, तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होगी, उसका कोई कंपनसेशन नहीं होगा। फिर हमारे पास है सेक्शन 500 IPC का, जो विच इज़ ऑन पनिशमेंट ऑफ डेफेमेशन। ये रीड करता है, हूएवर डिफेम्स अनदर शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन। यहाँ पर पनिशमेंट की बात की गई है कि अगर जो भी किसी को डिफेम करेगा उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर उसको फाइन उससे लिया जा सकता है, या फिर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। इस लॉ का मिसयूज़ क्या हो रहा है और उससे कनेक्टेड कंसर्न क्या है? जो क्रिमिनल प्रोविजंस है ना, उनको बहुत हद तक हैरेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ऑलराइट। और ये जो कम्बरसम नेचर है ना इसकी, कम्बरसम का मतलब होता है कि बहुत ही लार्ज और हैवी, मतलब समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, इस तरह के नेचर जो इंडियन लीगल प्रोसीजर्स की, ये प्रोसेस है अपने आप में एक पनिशमेंट में टर्न हो जाता है, ठीक है ना, रिगार्डलेस ही इस केस के मेरिट क्या निकले। यानी कि अगर आपने किसी के ऊपर क्लेम लगा दिया ना, जैसे अगर मैं भी बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर कहना चाहूँगा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है, अभी कुछ सुनने में ये आ रहा है हम लोगों की रिया चक्रवर्ती ने का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये सुनने में आ रहा है। तो करंटली रिया चक्रवर्ती जो है वो डिफेम की जा रही है, तो वो यही कहना चाह रहा है कि ये प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट बन रहा है रिया चक्रवर्ती के लिए। केस का रिजल्ट क्या होगा किसी को नहीं पता है, अभी CBI पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, पता चलेगा। मे बी शी इज़ द कल्प्रिट, मे बी शी इज़ नॉट द कल्प्रिट, बट राइट नाउ पूरे प्रोसेस के अंदर एक तरीके से उनको पनिशमेंट मिल ही रही है। ओके, ये वो कहना चाह रहा है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो डेफेमेशन है ना, डेफेमेशन लॉ, दिस इम्पाइज अपॉन, इम्पिंज करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट होना, स्पेशली कोई नेगेटिव इफेक्ट होना। तो वो कह रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग के फ्रीडम ऑफ स्पीच और रॉन्ग जो उसका एक्सप्रेशन होता है ना, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है, यानी कि हर एक को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट होना चाहिए ना। क्रिमिनल डिफेमेशन जो होता है ना, इसका एक परनीशियस इफेक्ट का मतलब होता है हार्मफुल, डेंजरस इफेक्ट होता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। फॉर इंस्टेंस, स्टेट जो इसको यूज़ करता है कि मीडिया को फोर्स करने के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट है इसको यूज़ कर लेती है मीडिया को फोर्स करने के लिए और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, कि वो सेल्फ सेंसरशिप अडॉप्ट करें और अनवारंटेड सेल्फ रेस्ट्रेंट रहें, यानी कि फोर्सफुल मेजर में इसको यूज़ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आपके लिए नोट करके रख लेना, अच्छा है, बहुत जगह काम आएगा ये। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 2014 का, कोर्ट ने अप्रूव किया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है हमारे सेक्शन 499 और 500 की क्रिमिनल डेफिनेशन के केस में, अंडरलाइन किया था कि एक इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है ना, टू लिव विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन, दिस कैन नॉट बी रूइंड सोलली बिकॉज अनदर इंडिविजुअल कैन हैव ए फ्रीडम। किसी दूसरे इंसान के पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इंसान की लाइफ को रूइन कर दोगे, क्योंकि आप उस इंसान के पास भी राइट टू लिव है विद डिग्निटी एंड रेपुटेशन। ये बड़ा ही अच्छा कंक्लूजन था, बहुत ही खूबसूरती से इसको यूज़ किया गया था। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर, मल्टीपल प्लेसेस पे। अगस्त 2016 के अंदर कोर्ट ने एक स्ट्रिक्चर्स पास किए थे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के ऊपर, जो कि जय जयललिता थी। उन्होंने अपने क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को मिसयूज़ किया था डेमोक्रेसी को सफोकेट करने के लिए।
ठीक है ना। तो वहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं ना, उनको भी क्रिटिसिज्म फेस करना चाहिए। प्रीलिम्स लिंक के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई बचा नहीं है इसके अंदर। Now we have Bruce reject the resettlement sites that are proposed by Tripura's non-Bruce। त्रिपुरा के जो नॉन ब्रूज थे, उन्होंने ब्रूज के लिए, इस रीसेटलमेंट के लिए जो साइट्स प्रपोज की थी, उनको ब्रूज ने रिजेक्ट कर दिया। ये टॉपिक कवर होता है हमारा वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, देयर बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन। काफ़ी लंबा है लेकिन ज़रूरी है। ओके, कंटेक्स्ट क्या है? 3 ऑर्गेनाइजेशन जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ब्रू कम्युनिटी को, ठीक है ना, जो डिस्प्लेस हुई थी मिज़ोरम से, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। देखो 1997 के आसपास ना ब्रू कम्युनिटी को ही हम, ब्रू के जो ट्राइब्स हैं ना, इसमें कुछ 21 के आसपास शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, ठीक है ना। ये लोग मिज़ोरम में रहते थे। तो 1997 के आसपास उस समय में इनके साथ कुछ एथनिक क्लैशेस हुए, क्योंकि जो ब्रू ट्राइब वाले हैं ना, ये मोस्टली हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है। मिज़ोरम के अंदर जो मेजॉरिटी है ना, वो क्रिश्चियंस की है। 87% वहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं। तो एथनिक क्लैशेस हो गए, इन लोगों को वहाँ से वो जगह छोड़कर त्रिपुरा में जाकर सेटल होना पड़ा। तो ये नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर 6 रिलीफ कैंप्स के अंदर सेटल हो गए थे, नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के पास बात जाती है कि तो उनको रीसेटल करना था। तो बहुत समय से बात चल रही थी। उसमें से कुछ उस समय 37,000 के आसपास लोग थे, जिसमें से अभी 5,000 ऐसे थे जो वापस जाकर मिज़ोरम के एरिया में सेटल हो गए हैं, ठीक है। फिर जो बच गए 32,000, इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान बनाया कि भाई इनको रीसेटल करेंगे। अभी 1997 से लेकर और अभी 2020 आ गया है, तो यानी कि तकरीबन 23 साल हो चुके हैं इनके रीसेटलमेंट प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। इतना समय से फाइनली जाकर कुछ मुद्दा निकला था। पिछले 2-3 सालों में काफ़ी कुछ बातचीत हुई थी। उसके ऊपर कमेटी बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट मूवमेंट कमेटी, ठीक है ना। और उनका ये कहना है कि जो ब्रूज लोग हैं, जो कि फ़िलहाल नॉर्थ त्रिपुरा में रह रहे हैं, इनका ये कहना है कि पहली बात तो ये, आप लोग हमको जो रीसेटलमेंट का एरिया दे रहे हो, ये हमको मिज़ोरम में नहीं दे रहे हो। तो पहली बात तो आप फेल हो गए। जिन लोगों ने हमारे साथ क्लैशेस किए थे, उनका मोटिव तो पूरा हो गया, उनको निकालना चाहते थे, और आप हमको रीसेटलमेंट दे रहे हो त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा के लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल्चरल मैच है वहाँ पर, ट्रेडिशनल मैच है। ये लोग भी हिंदुज़म फॉलो करते हैं मोस्टली इसके अंदर, ठीक है। और इनके अपने खुद के ट्राइबल गॉड्स हैं, डीटीज़ हैं। त्रिपुरा के अंदर भी बहुत सारा मेजरली जो 80% प्लस जो हिंदुज़म फॉलो किया जा रहा है। मिज़ोरम के अंदर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो त्रिपुरा के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये ब्रूज है, इनका ये कहना है कि पहली बात तो आपकी जो कमेटी है, जिसने जो हमको एरियाज़ डिफ़ाइन किए हैं, पहली बात तो ये एरियाज़ ऐसे हैं जो कि फार डिस्टेंस पे, ना आसपास हॉस्पिटल है, ना कोई कम्युनिटी वगैरह है, ना कोई सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन अच्छी नहीं है पास में। सेकंड चीज़, आपने जो कमेटी बनाई है ना, इसके अंदर नॉन ब्रूज है, यानी कि हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करने वाले तो है ही नहीं। अब इस कम्युनिटी के अंदर जनरली कौन है? कम्युनिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिज़ोरम की गवर्नमेंट है, त्रिपुरा की गवर्नमेंट है, और ब्रूज के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अभी पूरा मुद्दा क्या है, उन्होंने क्या क्या लोकेशन दी थी, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। जेएमसी ने 21 जुलाई को सबमिट किया था एक मेमोरेंडम त्रिपुरा गवर्नमेंट को। उन्होंने 6 प्लेसेस आइडेंटिफाई की थी कंचनपुर और पानी सागर के सब डिविजन्स में, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पर इन ब्लूज़ को लोग सेटल करेंगे, जो मिज़ोरम से 1997 के अंदर फ्ली करके आए थे। तो जेएमसी ने प्रपोज़ किया है कि वो सेटल करेंगे 500 प्लेसेस को, इन 500 फैमिलीज़ को इन प्लेसेस के आसपास, ठीक है ना। बट पर्टिकुलर प्लेस के अंदर वो 500 फैमिलीज़ को प्लेस कर देंगे। हाउएवर, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिप्रेजेंट करती है ब्रू कम्युनिटी को, उन्होंने अपोज किया है कि भैया जेएमसी के अंदर जो है ना, नॉन ब्रूज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है। इनकी डिमांड क्या है? ये कह रहे हैं कि हमारी जो 6,500 फैमिलीज़ है ना, इनको सेटल करो क्लस्टर्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, यानी कि 500 फैमिलीज़ होंगी हर एक साइड के ऊपर, इनकी चॉइस होंगी। 7 जाएंगी नॉर्थ त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और 5 जाएंगी उसके आसपास के जो धलाई डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। ये इनकी डिमांड है। जो साइट्स प्रपोज की गई थी जेएमसी के द्वारा, वो कह रहे हैं कि बहुत ही अनकनेक्टेड है, रोड से, इलेक्ट्रिसिटी से, हॉस्पिटल, स्कूल और बाकी फैसिलिटीज से बहुत दूर है। ब्रूज क्या है? ब्रूज को ही हम रियांग भी बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ पर ये ट्राइब मिलता है आपको। त्रिपुरा के अंदर इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का टैग दिया हुआ है। मिजोरम के अंदर ये टारगेटेड ग्रुप्स थे और इनको उस स्टेट का इंडिजिनस नहीं माना जाता था, इसलिए वो इतने क्लैश हुए थे। इस क्राइसिस के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सेंटर ने जनवरी 2020 के अंदर एक हिस्टोरिक पैक्ट साइन किया था, उसको बोलते हैं हम परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ब्रू रेफ्यूजीज इशू।
ये एग्रीमेंट था यूनियन गवर्नमेंट के बीच, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के बीच, मिज़ोरम के बीच और ब्रू रिहांग के रिप्रेजेंटेटिव के बीच, ताकि 23 साल पुराने जो रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, बेसिकली अपने ही देश के अंदर ये लोग रिफ्यूजी बन गए थे। मिज़ोरम से इनको निकाल दिया गया, इनको त्रिपुरा में जाकर सेटल होना पड़ा, तो अपने ही देश में लोग रिफ्यूजी बन गए थे। इस एग्रीमेंट के हाईलाइट्स क्या हैं? इस एग्रीमेंट के अंदर जो सेंटर है उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग 600 करोड़ का एक पैकेज इनके लिए देंगे। एग्रीमेंट के मुताबिक जो ब्रू ट्राइब्स हैं इनको हम लोग त्रिपुरा में ही रहने की जगह दे देंगे। एक फ़िक्स डिपॉजिट दिया जाएगा, इनको 4 साल का एफडी दी जाएगी जिसको ये 2 साल बाद यूज़ कर सकते हैं। हर एक फैमिली को 40 बाई 30 स्क्वायर फीट का हम लोग घर बना कर देंगे, ज़मीन देंगे, एरिया देंगे, प्लॉट देंगे, और उसके लिए 1.5 लाख रुपये इनको बनाने के लिए देंगे। प्लस में आने वाले 2 साल तक हर महीने हर फैमिली के अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये आएंगे, ताकि ये अपने लाइवलीहुड को दोबारा से स्टार्ट कर सकें। ब्रूज़ कौन होते हैं, क्राइसिस क्या है, कहाँ पर सेटल्ड हैं? त्रिपुरा के 6 रिलीफ कैंप्स में फ़िलहाल सेटल्ड हैं। पीस एग्रीमेंट क्या है, सिग्नेटरीज़ कौन थे, ये सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अगला टॉपिक काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, फ्लोरोसिस के ऊपर। फ्लोरोसिस क्या होता है, पहले आप लोग फ्लोरोसिस देख लो। ये है इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ के अंडर, ठीक है। फ्लोरोसिस देख लो पहले। फ्लोरोसिस एक क्रिपलिंग डिजीज़ होती है जो हमारे हार्ड और सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ना बॉडी के, उसके अंदर अगर फ्लोराइड का डिपोजिशन हो जाता है तो फ्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है ना। और ये कब होता है, जब हम लोग लॉन्ग टाइम तक कोई ऐसा फूड, वाटर या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर फ्लोराइड की प्रेजेंस ज़्यादा होती हैगी। इसमें कारण डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो जाता है और नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो जाता है। WHO ने एक लिमिटेशन दे रखी है कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डेंटल फ्लोरोसिस कुछ इस तरीके से होता है, आप लोगों ने लोगों के टीथ्स देखे होंगे, वो हल्का सा एक पीलापन सा जो आता है वो एक्चुअल में फ्लोरोसिस होता है, उसको डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों के टीथ देखे होंगे कहीं ना कहीं। अगर स्केलेटल की बात करें तो स्केलेटल के अंदर थोड़ा सा डीफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। नॉन स्केलेटल की बात करेंगे तो पेन होगा वो जॉइंट्स के अंदर, बैक्स के अंदर, हड्डियों के अंदर। ऑलराइट, अब हम देखते हैं साइंटिस्ट है ना जो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के INST के, उन्होंने एक इक्विपमेंट डेवलप किया है जहाँ पर हम लोग फ्री फ्लोराइड आयन की डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। और नेकेड आई के साथ हम लोग ये देख सकते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर फ्लोराइड है नहीं है, कितना है, क्या कुछ है। इसको कोई भी नॉन एक्सपर्ट भी ऑपरेट कर सकता है हाउस होल्ड के अंदर ही, ताकि अगर उसको फ्लोराइड से कुछ डिसऑर्डर वगैरह हो तो उसको अवॉइड करना हो। तो काम कैसे करेगा, टेक्नोलॉजी के अंदर एक पुश पुल क्रोमोफोर होता है, इसमें जो कि 2,3 डाई सब्सिट्यूटेड 1,1,4 टेट्रासाइनो, ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली एक नॉर्मल टिश्यू पेपर होता है ना, जैसे ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल टिश्यू पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर आपने ड्रॉप डाला, ये क्रोमोफोर है, ड्रॉप डाला, उसको ड्राई किया, ठीक है ना। उसके बाद आप उसके अंदर ये 1 ड्रॉप डालते हो वाटर DMSO का, ठीक है ना। फिर उसको आँख से देखते हो, उसका कलर चेंज होता है, ठीक है ना। ग्रेटर देन, अगर रेड आ जाता है तो यानी कि ग्रेटर देन 3 ppm है वाटर के अंदर, स्केलेटल और नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस के डिसऑर्डर्स होंगे। नॉर्मल टिश्यू के ऊपर अगर आप वो डालते हो, क्रोमोफोर डालते हो और फिर वाटर डालते हो, तो लेस देन अगर 3 ppm फ्लोराइड होता है तो वो वाइट सा बन जाता है, मतलब पानी ड्रिंकेबल है। और अगर रेड आ जाता है तो पानी ड्रिंकेबल नहीं है। ये डेवलप किया गया है। NGT brings strict conditions for the commercial use of groundwater under GS पेपर 3 कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज। NGT क्या है, NGT हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना। बेसिकली क्या करता है ना NGT को, अगर आप ध्यान में थोड़ा सा सोच के देखो ना, ये एक स्पेशल बॉडी है जिसको हम लोगों ने 2010 का जो NGT एक्ट आया था ना, कैसे लिख रहा हूँ मैं, 2010 का एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था, तब हमने इसको सेटअप किया था। अगर आप देखते हो आर्टिकल 21 की बात करते हो तो पीपल हैव द राइट टू लिव इनटू हेल्दी एनवायरनमेंट, बस उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया था। NGT की सिटिंग्स जो हैं वो 5 प्लेसेस में है। नई दिल्ली उसकी प्रिंसिपल प्लेस है, इसके अलावा भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है। अगर हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हल्का सा जान ले तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, जुडिशरी से जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और इनको दे शैल होल्ड द ऑफिस फॉर एटलीस्ट 5 years एंड वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। प्लस में जो चेयरपर्सन होता है उसको अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और कंसल्टेशन किससे ली जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। पता होना चाहिए बातें, मैं आपको जो बता रहा हूँ सुनते रहो, याद हो जाती, फिर कभी रिपीट होगा, फिर कभी बता दूंगा, ठीक है। एक सिलेक्शन कमेटी भी फॉर्म की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बाकी के जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करती है।
प्लस में एटलीस्ट 10 या फिर मैक्सिमम 20 फुल टाइम के जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं इस ट्रिब्यूनल के अंदर। थोड़ा सा मैं इसको आपको हल्का सा एक बार फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिब्यूनल को काम क्या करना होता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ केसेस होते हैं ना, जहाँ पर सबसे रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, या फिर कोई लीगल राइट जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है उसको अगर इन्फोर्स करना होता है, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो एनजीटी के अंडर आ जाती हैं, इसकी पावर के अंडर आ जाती हैं। प्लस में ये एक स्टैट्यूटरी एजुकेटरी बॉडी भी है जो कि कोर्ट की तरीके से काम करती है। तो अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है ना, जैसे कि फाइलिंग ऑन एप्लीकेशंस वगैरह, एनजीटी जो है ये एक एपिलेट जुरिसडिक्शन भी है, ठीक है ना, यानी कि ये कोर्ट की तरह ही अपील भी सुनता है। प्लस में ट्रिब्यूनल जो है ये किसी भी तरीके से जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है ना 1908 का, उसकी तरीके से बाउंड नहीं है ये, ठीक है ना, लेकिन इसको इसके नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड करते हैं। अब इन्होंने किस तरीके से हमारा जो ग्राउंड का वाटर होता है ना उसको मिसयूज़ किया जा रहा है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी हैं, ठीक है। कुछ प्ली आई थी। प्ली का मतलब क्या होता है? प्ली का मतलब होता है कि कोई रिक्वेस्ट जब आप किसी अर्जेंट और इमोशनल ऑर्डर में करते हो, बेसिकली एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है किसी भी डिफेंडेंट के बिहाफ के ऊपर, ठीक है ना, जहाँ पर आप कोई एलिगेशन लगाते हो, कोई क्लेम लगाते हो किसी पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर। तो उस प्ली को ध्यान में रखते हुए उस प्ली में बात ये की गई थी कि जो हमारा डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना इंडिया के अंदर, जो ग्राउंड वाटर का लेवल जो डिप्लीट हो रहा है उसके ऊपर कुछ चेक लगाया जाए, उसको चेक किया जाए। तो जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की 2020 की गाइडलाइंस थी ना, उनको एनजीटी ने स्टक डाउन कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो गाइडलाइंस है आपकी अगेंस्ट द लॉ है। जो 2018 का वर्जन था गाइडलाइंस का, उसको भी एनजीटी ने लास्ट ईयर स्टक डाउन कर दिया था। अब एनजीटी ने कुछ कंडीशंस लगा दी है। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रीज़ को दे मस्ट एक्सपेक्ट अ कंप्लीट ओवरहॉल इन अ मैनर इन विच द परमिट्स आर इशूड। उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिस तरीके से वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, वो एक्सपेक्ट करके चले कि उनकी पूरी की पूरी ओवरहॉल होगा, यानी कि उनकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, एग्जामिन किया जाएगा, जहाँ जहाँ नेसेसरी है उस चीज़ को रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। ये बात उनको ध्यान में रखनी चाहिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। तो उनको ये सबको इंश्योर करना है कि जो भी उनके ऊपर कंडीशंस लगाई हैं उनसे कंप्लाई कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पेसिफिकली बैन कर दिया है कोई भी जनरल परमिशन होगी, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर को विड्रॉ करने के लिए, स्पेशली जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं जिन्होंने विदाउट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये काम किया है। परमिट्स होंगी वो सिर्फ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए होंगी और उनको मॉनिटर करेंगे डिजिटल फ्लो मीटर्स के साथ, और उनको हर साल एक थर्ड पार्टी आकर ऑडिट करेगी, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस है। स्ट्रिक्ट एक्शंस यानी कि प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है उन लोगों के अगेंस्ट जो इस ऑडिटिंग को फेल करेंगे। जो भी ओवर एक्सप्लॉयटेड क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल असेसमेंट यूनिट्स हैं उन सबको वाटर मैपिंग के तहत जाना पड़ेगा। अथॉरिटीज़ को 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि अपने वाटर मैनेजमेंट प्लान्स बनाएं, ठीक है ना, जो भी उनके ओवर एक्सप्लॉयटेड यानी OCS हैं, सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल एरियाज़ हैं उनके ऊपर। अब इस तरह की कंडीशंस के कंसर्न क्या है भाई, आप इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दोगे तो चैलेंजेस तो आएंगे इंडस्ट्रीज़ को, फर्म्स को। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो डायरेक्शंस है ना ये बहुत ही रिगरस रिक्वायरमेंट हैं, और ऐसे टाइम पर जब ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ वगैरह कोविड-19 से फाइट करने में लगे हैं, उस टाइम पर आप इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा देते हो तो ये बहुत रिगरस हो जाता है उनके लिए। प्लस में इनके लिए फिर ग्राउंड वाटर को एक्सेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऑल्सो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इनके जो डायरेक्शंस है ना, जो मूव है एनजीटी का, ये कहीं ना कहीं जल शक्ति मिनिस्ट्री की जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है ना इसके भी क्लैश कर रहा है, इससे इंटरफेयर कर रहा है। एनजीटी को ऐसा क्यों लगा कि ये वाली चीज़ें नेसेसरी हैं? नो इम्प्रूवमेंट्स एक क्लेम था, उन्होंने कहा कि कोई क्लेम नहीं हुआ है, ग्राउंड वाटर के लेवल इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। प्लस में एक प्रोजेक्शन की जा रही है जो कि फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए, और जो पास्ट 23 ईयर्स का जो रेगुलेशन है ना सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का, इसके तहत जो प्रोजेक्शन की गई थी उसके हिसाब से फ्यूचर में इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक हुए नहीं थे इस साल में। इंडिया जो है वो वाटर क्वालिटी इंडेक्स में बिल्कुल बॉटम पे है, ये 122 कंट्रीज़ में से 122 पर आता है। तो ये जो है काफ़ी ही ज़्यादा मतलब डरावना है हमारी कंट्री के लिए। वाटर एड इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। 54% जो इंडिया का ग्राउंड वाटर वेल्स हैं उनके लेवल डिक्रीज़ हो गया है, और 21 ऐसी मेजर सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जिनसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो आउट ऑफ ग्राउंड वाटर, उनका जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा 2020 के एंड तक। इंडिया हैज़ एक्सट्रैक्टेड मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर। इंडिया के अंदर जो 25% हमारा टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर है वो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, टोटल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और जो एक्सट्रैक्शन का जो लेवल है ना वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी जो ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
वाटर एंड रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स 2019 जिस रिपोर्ट को पब्लिश करता है सेंट्रल वाटर कमीशन, उसकी माने तो एनुअली जो रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इंडिया में है वो 432 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हैं, जिसमें से 393 बिलियन क्यूब मीटर जो है वो एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है। काफ़ी अच्छा है ये डेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक स्कीम भी है हमारी अटल भूजल योजना, इसके बारे में हल्का से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अटल भूजल योजना को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर ही 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया था। इस स्कीम का मेन एम क्या है, इस लिंक के ऊपर भी आप खोल के देखो तो आपको मिल भी जाएगी यही सब जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सेम है कि किस तरीके से हम लोग अपने ग्राउंड वाटर को कंजर्व करेंगे, प्लस में वो एरियाज़ जहाँ पर जो ग्राउंड का लो वाटर टेबल्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव करेंगे। ये एक 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के साथ अप्रूव करके सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, ठीक है। फंडिंग पैटर्न ये है कि 50% गवर्नमेंट देगी और 50% इसका वर्ल्ड बैंक से आएगा, ठीक है। पंचायत लेवल्स तक के प्लान बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ की जाएंगी, वाटर बजटिंग होगी, जो भी डेटा होगा उसकी मॉनिटरिंग होगी, डिसेमिनेशन होगा, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है ना। वाटर यूज़र के लिए एसोसिएशंस बनाएंगे। जो मेजर इसमें स्टेट्स है ना, जो टारगेटेड स्टेट्स हैं, आई थिंक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ठीक है ना, स्टेट्स जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो वो है हमारे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, एमपी के बाद महाराष्ट्र, ये एमपी है, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। ये स्टेट्स आप लिख लो क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 2019 में स्कीम आई है, 2020 का जो पेपर भी होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है, 2021 में पूछा जा सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इंडेक्स तो ये मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसमें आपको रैंक बताई ना मैंने, 112 है ये इंडिया की। 112 बताई थी, 120 बताई थी, क्या था मैं खुद ही भूल गया। हाँ 120 है, ठीक है, 122 में से 120 है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्या चीज़ है, ये इसकी कॉम्पोजिशन और फंक्शन क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अथॉरिटी का काम क्या है, देखो जो कमीशन है इसको कुछ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, ठीक है ना। किस तरीके से ये कंसल्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो भी स्कीम्स होंगी कंट्रोल की, कंजर्वेशन की, और जो वाटर के रिसोर्सेज है ना उनको यूटिलाइज़ करने, कंट्रोल, कंजर्वेशन और यूटिलाइज़, क्या जो भी हमारा वाटर है ना थ्रू आउट द कंट्री, किस पर्पज़ के लिए, ताकि हम लोग अपना फ्लड कंट्रोल कर सकें अच्छे से, इरिगेशन के ऊपर काम कर सकें, नेविगेशन के ऊपर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के ऊपर अच्छे से काम कर सकें। अगर हम इस कमीशन की बात करते हैं तो इसके कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हेड करते हैं चेयरमैन एक, ठीक है ना। और चेयरमैन जो होते हैं वो एक एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है ना। और इस कमीशन के अंदर 3 विंग्स भी होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। पहला होता है डीएनआर का मतलब होता है डिज़ाइन एंड रिसर्च, फिर होता है रिवर मैनेजमेंट, और थर्ड होता है विंग एंड वाटर प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, WPNP विंग, ओके। हर एक के अंदर एक फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जिनका स्टेटस होता है वो एक्स ऑफिशियो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है ना। और जिसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरह का उनको टास्क जो डिस्पोज करना है, जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, जो भी उनके फंक्शंस होते हैं। एनजीटी के एस्टेब्लिशमेंट मेंबर फंक्शन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना, तो ये तो पूरा हो ही गया हमारा। देन वी हैव व्हाट इज अमोनियम नाइट्रेट विच कोज द मैसिव एक्सप्लोशन इन बेरूत। वेस्टर्न एशिया के अंदर एक जगह है लेबनान, वहाँ पर बेरूत है, वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ था। आप लोगों ने वीडियोस देख ही ली होंगी, न्यूज़ में देख लिया होगा। ये टॉपिक हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कवर होता है। सिंस आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक को जनरली लोगों को पता चल जाता है। जैसे मैंने इंडिया का मैप वाला टॉपिक पढ़ाया था, जनरली आप लोगों ने जब न्यूज़ में आया था आपने तभी सुन लिया होगा, लेकिन जब हम करंट में यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ रिवीजन हो जाता है। ये जो कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन हुआ है बेरूत के पोर्ट के ऊपर 4 अगस्त को, इसका कारण था 2700 टन का जो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर स्टोरेज में रखा होता पिछले 6 सालों से। है क्या अमोनियम नाइट्रेट का, ये एक प्योर फॉर्म होता है, ये NH4 ऐसे लिखा जाता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, नीचे आता है ये NH4NO3। ये क्रिस्टलिन वाइट कलर का केमिकल होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। यूज़ कहाँ करते हैं, बहुत कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट होता है एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र के तौर पर। प्लस में कुछ कमर्शियल एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, माइनिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जब हम एक्सप्लोजिव बनाते हैं ना, माइनिंग करते हैं तो वहाँ एक्सप्लोजन करना पड़ता है, वहाँ पर भी हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। एक बहुत मेन कंपोनेंट होता है एक्सप्लोजिव कॉम्पोजिशन का जिसको बोलते हैं ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। देखो अमोनियम नाइट्रेट वैसे एक्सप्लोजिव नहीं होता अपनी नेचुरल फॉर्म के अंदर, लेकिन जब इसको हम फ्यूल ऑयल के साथ या फिर किसी और एक्सप्लोजिव कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ मिला देते हैं ना, तब ये एक्सप्लोजिव हो जाता है, ओके। व्हेन इट कैन कॉज अ फायर हज़ार्ड, फायर हज़ार्ड कब कर सकता है, जो प्योर अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव नहीं होता, चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया।
अगर इसको हम मिक्स करते हैं जैसे कि फ्यूल के साथ या फिर किसी और कंटामिनेंट के साथ, तभी एक्सप्लोसिव हो जाता है। जो मैंने बता दिया मैं वो क्यों पढ़ रहा हूँ यार, ठीक है। एक्सप्लोजन होता है ना लार्ज स्टोरेज का, वो प्राइमरली 2 तरीक़ों से होता है, हुआ है, ठीक है। हो सकता है किसी टाइप का डेटोनेशन किया गया हो, इनिशिएट किया गया हो, ठीक है ना, क्योंकि जो स्टोरेज होता है ना वो डायरेक्टली किसी भी एक्सप्लोसिव मिक्सचर के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, तो डेटोनेट हो गया हो। या फिर एक फायर जो कि अमोनियम नाइट्रेट के स्टोर में स्टार्ट हुई थी, जिसकी हीट जनरेशन के कारण एक जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस था वो लार्ज स्केल पे हुआ हो, उस कारण भी। इंडिया के अंदर हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को कैसे रेगुलेट करते हैं? इंडिया में इसका जो यूजेज होता है उसको हम रेगुलेट करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट रूल्स है हमारे पास 2012 के, और ये आता है हमारा एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के अंडर। रूल जो होते हैं इसमें हम लोग स्टोरेज करते हैं अमोनियम नाइट्रेट का लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर, पॉपुलेटेड एरियाज़ में वो इलीगल होता है, ऑलराइट। इस तरह के अमोनियम नाइट्रेट के मैन्युफैक्चर के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है ना। और वो इंडस्ट्रियल लाइसेंस आपको किसके अंदर मिलता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1950 अंदर के 51 के अंडर। अ लाइसेंस अंडर द अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 ये चाहिए होता है किसी भी तरीके की आपको एक्टिविटी करनी है अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड। तो हेल्थ के क्या इफेक्ट हो सकते हैं? अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन जो होता है ना उसमें मैसिव अमाउंट के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक रेड कलर की बहुत ही बैड स्मेल वाली गैस होती है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इरिटेट करने लग जाती है, और इस तरह के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जब वो एलिवेटेड लेवल्स होते हैं उनके, तो पर्टिकुलरली लोगों के रेस्पिरेटरी कंडीशंस बनने लग जाती हैं। अमोनियम नाइट्रेट, वेयर इज़ इट यूज्ड, हाउ इज़ इट रेगुलेटेड, डिफाइंड, यूएन का क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स, ये दिखा देता हूँ। वैसे शायद ये आएगा नहीं पर प्रीलिम्स में मे भी कहीं पूछ लिया जाए, ये देख लेते हैं। ये देखिए यूएन ने 9 क्लासेस के अंदर इनको क्लासीफाई किया हुआ है डेंजरस गुड्स को, जैसे एक्सप्लोजिव गैसेस, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल सॉलिड, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव मटेरियल, कोरोसिव सब्सटेंस और मिसलेनियस डेंजरस गुड्स। यही आपको 9 पता होने चाहिए। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन में भी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या फ्लेमेबल सॉलिड जो है वो एक्सप्लोजिव में आता है नहीं आता है, तो आपको हर एक का क्लासिफिकेशन दिख जाना चाहिए। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है ये, और एक नज़र मार के ज़रूर चले जाना प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले। कौन जानता है कि कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए, क्योंकि आई थिंक इससे पहले हम लोगों ने WHO के भी कुछ हम लोगों ने ऐसे पढ़े थे ना, कुछ मेटल वगैरह के रिगार्डिंग एक टॉपिक पढ़ा था रिसेंटली, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें भी हम लोगों ने कुछ 10 के आसपास ऐसे कुछ सब्सटेंसेस के रिगार्डिंग पढ़ा था जिनको क्लासीफाई किया हुआ है। मैं रिकॉल कर पाऊँगा तो नेक्स्ट कभी वीडियो में बता दूंगा। टॉपिक रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो पता है कि मैंने पढ़ाया था वो, उसके हेडिंग क्या थी ये नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, मे बी कुछ पूछ लिया जाए कि यार ये सब्सटेंस जो होते हैं दैट एमिट फ्लेमेबल गैस वो किस में आते हैं, टॉक्सिक में, ऑक्सीडाइजिंग में, किस में, तो ये सब आपको ध्यान में रखने चाहिए। ओके, थैंक यू।